ओके, हेलो एवरीवन गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? वेलकम है आज की क्लास में आप सबका। आज की क्लास हमारा बजट एंड फाइनेंस से रिलेटेड पार्ट 2 होने वाला है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया था, हम आज की क्लास में पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब? सारे के सारे स्टूडेंट, जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है, किसी को आवाज़ वगैरह का कोई इशू तो नहीं हो रहा। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेलो विपिन, हेलो पंकज, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्सेस यानी प्रत्यक्ष करों के बारे में। डायरेक्ट टैक्सेस को हम इन डिटेल स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट टैक्स में हम डिवीजन यानी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में हम इनकम टैक्स यानी आयकर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ेंगे डिटेल में, एंड टैक्सेस ऑन वेल्थ एंड कैपिटल पढ़ेंगे डिटेल में, जिसके और भी फर्दर डिविजन्स है। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम हर एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आज की क्लास में। ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर, यानी हम आज की क्लास में आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसी से रिलेटेड मैं आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। अगर कर लिया तो बढ़िया, नहीं कर पाए तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आज की क्लास अगर आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस। यहाँ पर 4 टैक्स के नाम लिखे हैं, ध्यान से देख लीजिए। एस्टेट ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट ड्यूटी। आपको बताना है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का यानी प्रत्यक्ष कर का। यानी 4 टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस का कौन सा आपका एग्जाम्पल है। हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। 4 टैक्सेस का नाम लिखा हुआ है। संपदा शुल्क, ठीक है, निगम या निगमित कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन शुल्क। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स आंसर देना स्टार्ट करें। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ओके, अगर हम बात करते हैं एस्टेट ड्यूटी की, तो एस्टेट ड्यूटी हमारे लिए कौन सा टैक्स है? आप सब बता सकते हो। एस्टेट ड्यूटी हमारे लिए एक तरीके का जो है डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए सारे के सारे बच्चे। सबसे पहले तो आप लोग ये बता दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में डिफरेंस होता क्या है? तो डायरेक्ट टैक्सेस लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही इंडिविजुअल पर आना चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एस्टेट ड्यूटी में हमेशा इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पर आता है और इसीलिए ये हमारे लिए कौन सा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट टैक्स सभी जानते हैं, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स जो कंपनीज के ऊपर इम्पोज किया जाता है। डिटेल में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा टैक्स नहीं है डायरेक्ट टैक्स? नॉट पूछा गया है, क्वेश्चन में नॉट लिखा है। तो भाई फर्स्ट एंड सेकंड आर डायरेक्ट टैक्सेस एंड थर्ड एंड फोर्थ आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ ओनली इज द करेक्ट answer. Why? Because third and fourth these are indirect taxes and first and second are direct taxes. ठीक है, बिल्कुल सही पंकज, आपने एकदम सही आंसर दिया। थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। डन है? ओके, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट टैक्स। लिखा हुआ है इसमें से कौन सा स्टेट टैक्स नहीं है। चार ऑप्शन आपको यहां पर दिए हुए हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, लग्जरी टैक्स या फिर बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए सारे स्टूडेंट्स जल्दी से। इन चारों में से कौन सा आपको बताना है स्टेट टैक्स नहीं है, नॉट अ स्टेट टैक्स लिखा हुआ है। भाई अगर हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स की, तो गाइज दिस इज अ स्टेट टैक्स। ये कौन सा टैक्स होता है? स्टेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है, ये केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। लग्जरी इज अ स्टेट टैक्स और बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी ये भी स्टेट के द्वारा ही लिया जाता है। तो अगर हम सिंपल वे में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है एकदम परफेक्ट और सही आंसर दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज मेंट बाय टैक्स इंसिडेंट्स। हमने पढ़ा था ना, डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स एक ही व्यक्ति पर आता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स अलग अलग व्यक्ति पर आता है। यस और नो? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में यही डिफरेंस है। फिर हमने इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स की डेफिनेशन भी पढ़ी है। तो आपको बताना है इंसिडेंट्स, टैक्स इंसिडेंट्स शब्द का मतलब क्या है। व्हाट इज टैक्स इंसिडेंट्स? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, टैक्स इंसिडेंट्स यानी द वन हु एक्चुअली पेज टैक्स, जो अपनी जेब से निकाल के टैक्सेस को पे करे, दैट इज नोन एज टैक्स इंसिडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आप देख सकते हो, तो द पर्सन और द ग्रुप हु एंड्स अप पेइंग अ टैक्स इज नोन एज द टैक्स इंसिडेंट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। गुड आफ्टरनून प्रकाश, गुड आफ्टरनून। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये थे 3 क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू टुडेज क्लास। अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बैक चलते हैं हम और हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अगर हम देखेंगे क्या क्या होने वाला है टॉपिक्स, तो डायरेक्ट टैक्सेस, जैसा कि मैंने आपको कहा था पढ़ाऊंगी, डायरेक्ट टैक्सेस में ये फर्दर डिवीजन है, ठीक है। लास्ट क्लास में क्या हो चुका था ये आप सब जानते हैं। हमने जब स्टार्ट किया था ना हमारे बजट से, तो मैंने बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कराया था। एक कहा था रिसिप्ट्स यानी इनकम, ठीक है, और एक क्या कहा था मैंने, एक कहा था एक्सपेंडिचर। देन रिसिप्ट्स भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड था, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्सेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट था। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज की क्लास हमें जो है इस टॉपिक को डिस्कस करना है कि डायरेक्ट टैक्सेस, डेफिनेशन तो मैंने बता दी थी, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस में हम कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस में हम सबसे पहले इनकम टैक्स पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप ध्यान से देखें। ओके, चलिए, तो डायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। इनकम टैक्स जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, ऐसे तो और भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, बट हम जितना पढ़ने वाले हैं उस पढ़ने के हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो डायरेक्ट टैक्सेस में मैं 3 पार्ट्स आपको पढ़ाऊंगी। एक होगा इनकम टैक्स, दूसरा होगा कॉर्पोरेट टैक्स एंड तीसरा होगा टैक्सेस ऑन वेल्थ एंड कैपिटल। और टैक्सेस ऑन वेल्थ एंड कैपिटल के अंदर 3 डिवीजन होने वाले हैं, ठीक है। गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स, इन सब से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द इनकम टैक्स। व्हाट इज इनकम टैक्स और क्या होता है इनकम टैक्स में रेट्स। तो इनकम टैक्स
सिंपल एक व्यक्ति की, या फिर आप कह सकते हैं एक व्यक्ति की या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की आय एनुअल इनकम पर लगाए गए टैक्स को हम इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स हमारे इंडिया में सबसे पहली बार शुरू हुआ 1860 में इनकम टैक्स लगना शुरू हुआ था। 1860 में आया, लेकिन 1873 में इनकम टैक्स को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। 1860 में आया था, 73 में इसे पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। 13 साल के बाद इनकम टैक्स को खत्म करने की वजह बताई गई कि सरकार को जितना सोर्सेस ऑफ इनकम एक्सपेक्टेड था ना इनकम टैक्स से, वो उसे नहीं मिल पा रहा था, और इसीलिए 73 में इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद री इंट्रोड्यूस किया गया इनकम टैक्स 1886 में, और तब से लेकर आज तक इनकम टैक्स चला आ रहा है। चेंजेस जरूर हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से इनकम टैक्स फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो 1860 में इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, 73 में खत्म हुआ और दोबारा से री इंट्रोड्यूस हुआ 1886 में। लगता किस चीज पर है, तो इनकम टैक्स वो टैक्स है जो कि चार्ज किया जाता है ऑन द एनुअल इनकम, यानी सालाना जो इनकम अर्न करी गई है। आपका पैकेज क्या है मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका साल भर का पैकेज 50 लाख का है, ठीक है, बट आपने ज्वाइन किया बीच में, तो जो एक साल में आपने इनकम कमाई है ना, आपके पास रिसीव हुई है, अर्नड हुई है, उस इनकम पर लगाए वही टैक्स को हम इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है, डन। एक फाइनेंशियल ईयर हमेशा लेकर दिया जाता है, याद रखिएगा, ईयर मींस ऑलवेज अ फाइनेंशियल ईयर, यानी वित्तीय वर्ष, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनकम टैक्स के स्लैब क्या है। तो अगर हम बात करें अभी इस फाइनेंशियल ईयर यानी इस बजट में 2022-2023 एंड 2023-2024, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे इनकम टैक्स किस हिसाब से लग रहा है। बजट में इनकम टैक्स में चेंजेस करे गए थे, नए स्लैब इंट्रोड्यूस करे गए थे, तो वो चेंज क्या है। तो देखो, करेंटली 2 स्कीम्स चल रही हैं इनकम टैक्स देने के लिए। आप कभी भी इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो या इनकम टैक्स भरते हो, तो आपको दिया जाता है एज पर ओल्ड रिजीम, यानी आप टैक्स जो है पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हो, या एज पर न्यू रिजीम, यानी नए स्लैब के अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हो। तो दोनों स्लैब अभी वैलिड हैं, दोनों करेंटली हमारे पास मौजूद हैं। हम चूज कर सकते हैं कि हम नए के हिसाब से टैक्स भरना चाहते हैं या हम पुराने के हिसाब से टैक्स भरना चाहते हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले तो नया रिजीम हम देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले सरकार ने कहा, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, यानी आप 2.5 लाख या उससे कम कमा रहे हो, तो आपको भाई कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 0%, कोई टैक्स, आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। यानी 2.5 लाख तक की इनकम सरकार ने क्या कहा है, इट इज टैक्सेबल फ्री। फिर सरकार ने कहा, लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, तो अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो और 5 लाख से कम, यानी 2.5 से ऊपर जा रहे हो लेकिन 5 से कम रह रहे हो, या फिर 5 लाख तक भी रह रहे हो, तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यानी 2.5 लाख तक की इनकम इज टैक्सेबल फ्री, बट 2.5 से ऊपर जाओगे तो 2.5 से 5 के बीच में कमा रहे हो, तो कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा, 5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चीज क्लियरली सुन लो, अगर मान लो मैं 3 लाख रुपए कमा रही हूं, ध्यान से सुनकर आंसर देना, मान लो मैं 3 लाख रुपए कमा रही हूं, तो बताओ मुझे कितना टैक्स देना है? रेट नहीं पूछा, टैक्स। क्या मुझे 3 लाख पर 5% देना है या फिर मुझे 50,000 पर 5% देना है? तो याद रखिएगा 50,000 पर आपको 5% देना है, यानी हमेशा एक्सीडेड अमाउंट पर टैक्स लगता है, ना कि फुल अमाउंट पर। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। यानी सरकार कह रही है भाई 3 लाख कमा रही हूं लेकिन 2.5 लाख इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। 3 लाख से 2.5 लाख हटा दिया, बचा कितना? 50,000। इस 50,000 पर 5% का टैक्स देना है। समझ में आया? याद रखिएगा हमेशा इनकम टैक्स इस तरीके से एक्सीडेड अमाउंट पर दिया जाता है। नेक्स्ट, सरकार कह रही है अगर तुम 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो लेकिन 7.5 लाख से कम, तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 10% टैक्स देना पड़ेगा। सुनते जाइए, यानी अगर 2.5 लाख तक है तो निल, अगर 2.5 से 5 के बीच में, अगर तुम देखोगे यहाँ पर 1 रुपए लिखा है, यानी 2.5 इज इंक्लूडेड इन दिस स्लैब। ओके, 2.5 से ऊपर चला गया और 5 तक के है, यानी 5 इसी स्लैब में इंक्लूडेड है, तो 5%। 5 से ऊपर चला गया, यानी देखो 1 रुपए यहाँ पर लगा दिया गया, लेकिन 7.5 से कम है तो कितना प्रतिशत? 10% टैक्स देना पड़ेगा। ये नया स्लैब है। आगे, अगर 7.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो लेकिन 10 लाख से कम, तो कितना परसेंट? 15%। 10 लाख से ऊपर चले गए और 12.5 लाख यानी 12,50,000 तक कमा रहे हो तो 20%। 12.5 लाख से ऊपर चले गए लेकिन 15 लाख तक कमा रहे हो तो 25%, और 15 लाख के अबव जितना कमा रहे हो सब में आपको 30% देना पड़ेगा। समझ में आया? यानी यहां पर जो स्लैब डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें 2.5 लाख रुपए का गैप है। 2.5 लाख कुछ नहीं, 2.5 से 5 के बीच में है, 5% से स्टार्ट करो। 5 से 10 के बीच में है, कितना परसेंट? 15। देन उसके बाद सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा वो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 5% और यहाँ पर कितना है? 10%। अब यहाँ पर ऊपर 7.5 से ऊपर गए और 10 लाख से नीचे हैं तो 15। 10 से ऊपर 12.5 से नीचे या 12.5 तक है तो 20%, देन इसके ऊपर तो 25, और 15 लाख के ऊपर गए तो आपका 30% का स्लैब है। ये है इनकम टैक्स नए के हिसाब से, एंड न्यू इनकम टैक्स इज ऑप्शनल। याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, द न्यू इनकम टैक्स स्लैब ये करेंटली क्या है? ऑप्शनल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए पुराना टैक्स स्लैब क्या है? ओल्ड रेजीम क्या है? ओल्ड रेजीम सिंपल है, 2.5 लाख तक क्या है? आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, सिंपल। पुराने टैक्स में 2.5 से 5 के बीच में कमा रहे हो तो 5%, 5 के ऊपर जा रहे हो 10 लाख तक कमा रहे हो तो 20%, और 10 लाख से ऊपर जा रहे हो तो 30%, और हमेशा एक्सीडेड अमाउंट पर लगेगा। यहां पर भी याद रखिएगा, यानी मैं इनकम कमा रही हूं 5 लाख, 5 लाख में से 2.5 लाख तो हटा दो, अब बचा हुआ जो 2.5 लाख है इसमें लगाओ 5%। ठीक है, यानी स्लैब हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, एक्सीडेड हटाओ फिर आपको रखना है उसके हिसाब से। फुल अमाउंट पर कभी भी टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कह दिया मैं 12 लाख रुपए कमा रही हूं, मैं कितना कमा रही हूं? 12 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो अब तुम ये नहीं कह दो कि मैम 12 लाख पर सीधा 30% लगा दो। नो, 12 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके हिसाब से। पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं,
दूसरे 2.5 लाख में 5%, फिर यहाँ पर 5 लाख में 20%, और बचे हुए 2 लाख पर कितना परसेंट? 30%। एक बार मैं लिख दे रही हूं ताकि आपको ध्यान रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं 12 लाख रुपए कमा रही हूं, तो कैसे लगेगा टैक्स? भाई शुरू के 2.5 पर नील, कुछ नहीं, फिर 2.5 लाख पर 5%, फिर 5 लाख पर 20%, बचा कितना? 2 लाख, तो 2 लाख पर 30%। अब देखो गिनो, हो गया 12 लाख। ये है आपके लिए पुराना स्लैब। पुराने स्लैब में याद रखिएगा 4% एडिशनल सेस लगता है ओवर एंड अबव द टैक्स अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स आ गया 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आपका टैक्स आ गया, तो 1 लाख पर 4% एक्स्ट्रा सेस आपका इम्पोज्ड होगा। डन है? तो दिस इज द इनकम टैक्स। याद रखिएगा, इंट्रोड्यूस 1860, 73 अबॉलिश, 1886 में दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया। 2 रेजीम है, नया पुराना। नया रेजीम ऑप्शनल है, आप ऑप्ट कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, और उस पर 2.5 लाख रुपए का या 2.5 लाख का आपका स्लैब बनाया गया है। 5% से स्टार्ट होता है, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 और उसके अबव। इसी तरीके से यहाँ पर किस तरीके से आपका लग रहा है? यहाँ पर आपका लग रहा है 5%, 20%, फिर 30%, और इसके ऊपर जो आपका टैक्स अमाउंट आएगा उस पर क्या लगेगा? एडिशनल सेस लगेगा। ठीक है, टोटल पर नहीं लगेगा, हमेशा एक्सीडेड अमाउंट पर लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी डिटेल में आपके लिए इनकम टैक्स बता दिया, दोनों रेजीम बता दिए। अब हम किस बारे में बात करते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? आखिरकार कॉर्पोरेट टैक्स शब्द का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट टैक्स से डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रही हूं। ये हमेशा प्रॉफिट अर्न्ड पर लगता है। ठीक है, आपने पर्टिकुलर एक पीरियड में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक डोमेस्टिक या फिर फॉरेन कंपनी, दोनों में से कोई भी कंपनी हो, उसने क्या प्रॉफिट अर्न किया है एक फाइनेंशियल ईयर पे, उस प्रॉफिट अर्न्ड पर लगाए गए टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स हमारे इंडिया में डोमेस्टिक में भी और फॉरेन कंपनीज में भी इम्पोज होता है, यानी जो विदेशी कंपनी ऑपरेट कर रही है हमारे इंडिया में उन पर भी लगेगा, और जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं ऑब्वियसली उन पर लगता ही है। बस रेट्स कुछ अलग अलग होते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल अगर पढ़ाना चाहूँ तो सबसे पहले आप डोमेस्टिक कंपनीज के रेट्स देख लो। कॉर्पोरेट टैक्स अगर हम डोमेस्टिक कंपनीज के लिए कैलकुलेट करते हैं तो अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर, अगर ग्रॉस टर्नओवर 400 करोड़ तक का है, अगर ग्रॉस टर्नओवर 400 करोड़ तक का है तो आपके ऊपर 25% का टैक्स लगेगा। ओके, और अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 400 करोड़ से तो आपके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि ग्रॉस टर्नओवर पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड। कॉर्पोरेट टैक्स किस चीज पर लगता है? प्रॉफिट अर्न्ड पर लगता है। लेकिन इसका क्राइटेरिया जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि अगर हमारी डोमेस्टिक कोई कंपनी है जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, अगर उसका एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ तक का है
तो उसके ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स उसके प्रॉफिट पर लगेगा वो 25% लगेगा। ओके, अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 400 करोड़ से क्योंकि ज्यादा है तो उसका जो एनुअल प्रॉफिट अर्न्ड है उसके ऊपर कितना प्रतिशत लगेगा? 30% का टैक्स लगेगा। गुड आफ्टरनून मयंक, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अब एडिशनल सरचार्जेस की बात कर ले। यानी टैक्स तो मैंने बता दिया 25% और हमारे लिए 30%। अब तुम्हारे ऊपर जितना टैक्स आया उस टैक्स अमाउंट पर सरचार्ज लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स आया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख पर यानी जो टैक्स अमाउंट है उस पर एडिशनल सरचार्ज लगता है। तो अगर आपकी टोटल इनकम, इसकी रेंज 1 करोड़ से 10 करोड़ है, यानी जो टोटल इनकम आई है इसकी रेंज 1 करोड़ से 10 करोड़ है, 60% एज पर द रेट ऑफ टैक्स अबव, यानी जो रेट ऑफ टैक्स का अमाउंट निकला उसके ऊपर से 7%, 7% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आपकी 10 करोड़ से इनकम एक्सीड हुई तो फिर आपको 12% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है। ग्रॉस टर्नओवर क्या होता है? ग्रॉस टर्नओवर यानी ओवरऑल इनकम ऑफ अ कंपनी विदाउट एनी डिडक्शन। यानी एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, उसके 10 बिजनेसेस हैं, तो कंपनी ने अपने सारे बिजनेसेस से कितना इनकम जनरेशन किया, अभी उसमें से उसने कुछ भी नहीं हटाया है, विदाउट एनी डिडक्शन उसका क्या एक्चुअल टर्नओवर है, क्या एक्चुअल इनकम है, दैट इज नोन एज ग्रॉस टर्नओवर। ठीक है, प्रॉफिट तो आता है सब कुछ हटाने के बाद। ओके, डन। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन कंपनीज के ऊपर अगर हम देख लेते हैं तो अगर डोमेस्टिक कंपनीज की बात करी 400 करोड़ से नीचे है तो आपको बता दिया 25%, ऊपर गया 30%। एडिशनल सरचार्जेस आपको बता दिए। इसी तरीके से अगर फॉरेन कंपनी है, रॉयल्टी और फीस कोई भी टेक्निकल सर्विसेज से जो कि सरकार को मिल रही है, और इंडियन कंसर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई भी टेक्निकल सर्विसेज जो गवर्नमेंट से मिल रही है या इंडियन कंसर्न से मिल रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, उन रॉयल्टी और फीस में 50% का टैक्स लगेगा। डोमेस्टिक फॉरेन जो कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज को किसी भी तरीके की जो रॉयल्टी और फीस उनकी मिल रही है हमारे सरकार के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, 50% उस पर टैक्स लगेगा सीधा सीधा। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जो उसकी इनकम है, उन इनकम पर 40% का टैक्स लगेगा। डन। अब ये है एडिशनल सरचार्ज। अगर इनकम की रेंज 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो एडिशनली 2% का टैक्स देना पड़ेगा, जो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हुआ उसके एडिशन पर। और अगर टोटल इनकम की रेंज 10 करोड़ से ज्यादा चली गई तो 5% एडिशनल सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आई नो थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट है आपके लिए क्योंकि परसेंटेज है, तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, बिकॉज परसेंटेज से रिलेटेड बहुत ही कम है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। मेनली हमें पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। दोनों एक तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस है। इनकम टैक्स इंडिविजुअल की इनकम पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पर, अर्न्ड प्रॉफिट पर लगाया गया टैक्स है। दोनों के अलग अलग टैक्स स्लैब है। इनकम टैक्स में पुराना रिजीम भी है, नया रिजीम भी है, ऑप्शनल है, आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। इन कॉर्पोरेट टैक्स दोनों डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के ऊपर लगता है। और याद रखिएगा एडिशनल सरचार्जेस भी होते हैं, उसमें टर्नओवर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बस इतना याद रखिएगा। जो यहाँ पर पढ़ाया वो सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए जो आपको पता होनी चाहिए, हमें रटने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ये याद रखना, इनकम टैक्स हमेशा
हमेशा एक्सीडेड अमाउंट पर लगता है, फुल अमाउंट पर नहीं लगता है। 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स में इज टैक्सेबल फ्री अंडर बोथ द रिजीम। ठीक है, डन है, सॉरी। चलो बैक करते हैं। हमने इनकम टैक्स पढ़ लिया, हमने कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम टैक्सेस ऑन वेल्थ एंड कैपिटल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया समित, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या पढ़ेंगे? टैक्सेस ऑन वेल्थ एंड कैपिटल। तो गाइस, टैक्सेस ऑन वेल्थ एंड कैपिटल में 3 तरीके के टैक्सेस हैं। ठीक है, पहला है गिफ्ट टैक्स। पहला क्या है? गिफ्ट टैक्स। दूसरा है एस्टेट ड्यूटी और तीसरा है वेल्थ टैक्स। तो हम तीनों के बारे में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज गिफ्ट टैक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। गिफ्ट, तोहफा, ये तो आप सब जानते ही हो। सबसे पहला दिमाग में ख्याल ये आता है कि गिफ्ट टैक्स आखिरकार किसके ऊपर इम्पोज्ड होता है? हाँ जी गाइस, गिफ्ट टैक्स आखिरकार किसके ऊपर इम्पोज्ड होता है? वो व्यक्ति जो गिफ्ट लेता है या फिर वो व्यक्ति जो गिफ्ट देता है? हाँ जी गाइस, तो भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे स्टूडेंट ने गिफ्ट दिया, फॉर एग्जाम्पल, तो वो स्टूडेंट जो मुझे गिफ्ट दे रहा है उसे टैक्स देना है या मुझे टैक्स देना है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग गिफ्ट टैक्स, सेंडर और रिसीवर? सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है। याद रखिएगा, अगर हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ऊपर जाते हैं तो गिफ्ट हमेशा उस व्यक्ति पर आंसर चाहती है, या गिफ्ट हमेशा, याद रखिएगा, जो गिफ्ट टैक्स है वो हमेशा उस व्यक्ति पर इम्पोज किया जाता है जो पर्सन गिफ्ट को रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे स्टूडेंट ने गिफ्ट टैक्स दिया या गिफ्ट दिया। ठीक है, तो मेरे हाथ पे क्योंकि टैक्स गिफ्ट आया तो इसीलिए क्या होगा? गिफ्ट मेरे हाथ पर टैक्स किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा गिफ्ट टैक्स का कोई एक्स्ट्रा परसेंटेज नहीं है। गिफ्ट के अमाउंट को हमेशा हमारे इनकम पर ऐड करके उसे इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 लाख रुपए गिफ्ट के फॉर्म पर मिले, तो मिले, सबसे पहली चीज मेरे हाथ पे आए तो आई एम द रिसीवर, तो मैं गिफ्ट टैक्स पे करने वाली हूं। लेकिन अब मैम कितना पे करोगे आप? तो 2 लाख को मेरी इस इनकम यानी इस साल की एनुअल इनकम पर जोड़ दिया जाएगा और जो भी इनकम टैक्स स्लैब है ना उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, ओके, डन। तो यहाँ पर ध्यान से एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। गिफ्ट टैक्स एक एक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1958। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग गिफ्ट हमेशा टैक्स किया जाता है एज इनकम, बताया था ना, यानी आपकी एनुअल इनकम पर जोड़ा जाएगा एज इनकम इन द हैंड ऑफ द पर्सन, यानी किसके हाथ पे? हु रिसीव्स द गिफ्ट, रिसीवर के हाथ पर, एज पर द इनकम टैक्स स्लैब, या फिर उसकी इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। कूल, यहां तक समझ में आया? चलिए, अब इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस जुड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए
मुझे मेरे स्टूडेंट ने एक पेन गिफ्ट में दे दिया तो मैं जा रही हूँ सरकार को पेन पर गिफ्ट टैक्स देने। नो, देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस इन गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स के बहुत सारे एग्जेम्पशंस होते हैं। हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली कि भाई मेरे हाथ पर यानी जो रिसीव कर रहा है उस पर गिफ्ट टैक्स लगेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी कि वो इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब एक्सेप्शंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। देयर आर सेवरल अदर सिचुएशन जहां पर गिफ्ट टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। सबसे पहला एग्जेम्पशन क्या है? द वेरी फर्स्ट एग्जेम्पशन इज हमेशा गिफ्ट जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, गिफ्ट टैक्स हमेशा सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यानी द वेरी फर्स्ट थिंग 50,000 का अमाउंट, यानी कोई भी गिफ्ट अगर इसकी वैल्यू 50,000 या उससे कम है तो उस पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 तक का गिफ्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिफ्ट टैक्स। जब वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है तो अब गिफ्ट टैक्स लगेगा। यानी सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने 20,000 रुपए गिफ्ट में दिए, तो 20,000 रुपए क्योंकि ये 50,000 से कम है तो इट इज एग्जेम्प्टेड। चलिए मुझे किसी ने 50,000 गिफ्ट में दिए, मुझे किसी ने 50,000 गिफ्ट में दिए, तो 50,000 इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिफ्ट टैक्स। 50,000 तक एग्जेम्पशन है गिफ्ट टैक्स का। ओके, अब मान लो मुझे किसी ने 70,000 रुपए गिफ्ट में दिए, 70,000, तो अब क्या होगा? अब हम पूरे 70,000 पर टैक्स लगाएंगे। यस, ये इनकम टैक्स से थोड़ा अलग है। इनकम टैक्स हमेशा एक्सीडेड अमाउंट पर लगता था। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन है, हटा दो, ऊपर जितना बने उस पर टैक्स लगाओ। बट दिस इज, ये जो गिफ्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स हमेशा याद रखिएगा, गिफ्ट टैक्स हम ओवरऑल अमाउंट में लगाएंगे। यानी 70,000 गिफ्ट मिला, ऐसा नहीं है कि तुम 50 माइनस करके 20,000 पर टैक्स लगाओ। नो, इफ 70,000 देन फुल 70,000 इज टैक्सेबल। अगर 50,000 है फुल्ली एग्जेम्प्टेड। कूल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए एक्सेप्शन क्या है? गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग वेडिंग आर यूजुअली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिफ्ट टैक्स। भाई सरकार कह रही है शादी के समय पर मिला हुआ गिफ्ट गिफ्ट टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगा। नेक्स्ट, गिफ्ट इनहेरिटेंस के थ्रू जो मिल रहा है वो भी एक्सेप्शन में आएगा। इनहेरिटेंस के थ्रू यानी भाई आपके दादाजी की प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो गई, एक तरीके से ये भी तो गिफ्ट ही है, एक तरीके से गिफ्ट है ना, बट it is exempted from gift tax. Why it is exempted from gift tax? क्यों है? क्योंकि ध्यान से समझिएगा, why it is exempted from gift tax? क्योंकि ये taxable होगा लेकिन दूसरे टैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन सा टैक्स है अभी जस्ट पढ़ाऊंगे। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़ाए। पहला, हाँ जी सारे के सारे स्टूडेंट्स आंसर देंगे। फर्स्ट टाइम, गिफ्ट टैक्स हमेशा किस पर्सन के हाथ पर टैक्सेबल होगा? रिसीवर। अमाउंट याद रखिएगा 50,000 या लेस एग्जेम्पशन, 50,000 इन अबव टैक्सेबल। नेक्स्ट, शादी के समय पर मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्पशन होगा। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस के थ्रू आपके पास कोई चीज आई वो भी गिफ्ट टैक्स से एग्जेम्पशन होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब एस्टेट ड्यूटी। अच्छा, गिफ्ट टैक्स में मैं एक दो पॉइंट्स आपको और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कोई रिलेटिव गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, यानी पास का रिश्तेदार। अब ये पास का रिश्तेदार जो वर्ड है ना, इसको भी डिफाइन किया गया है, अब वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी,
तो मैं सिंपल में आपके मम्मी पापा, आपके बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, जो ये रिलेटिव्स के थ्रू आपको गिफ्ट मिल रहा है ना, ये भी गिफ्ट टैक्स एग्जेम्पशन में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टैक्स के बारे में, दैट इज एस्टेट ड्यूटी। लिसन, अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया था गिफ्ट टैक्स में कि इनहेरिटेंस के थ्रू आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो वो गिफ्ट टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, बट ऐसा नहीं है कि वो टैक्सेबल फ्री है, नो, इट इज टैक्सेबल अंडर एस्टेट ड्यूटी। इट इज व्हाट? इट इज टैक्सेबल अंडर एस्टेट ड्यूटी, यानी संपदा शुल्क के अंदर टैक्सेबल है। तो इनहेरिटेंस टैक्स is concerned with the taxation of value of property passing on death। भाई क्या हुआ, किसी की डेथ हुई, आपके दादाजी की डेथ हो गई, उनकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो गई, या आपने क्या किया, इनहेरिट किया, और क्योंकि ये आपने इनहेरिट किया तो इस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर जो आपके ऊपर टैक्स लगेगा उसे हम एस्टेट ड्यूटी कहेंगे, ना कि गिफ्ट टैक्स कहेंगे। एक तरीके से ये भी गिफ्ट ही है, बट इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर गिफ्ट टैक्स, इट इज टैक्सेबल अंडर एस्टेट ड्यूटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एस्टेट ड्यूटी हमारे इंडिया में 1953 से चला आ रहा है। कूल। नेक्स्ट चलिए, वेल्थ टैक्स, हमारे डायरेक्ट टैक्स में लास्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या है? वेल्थ टैक्स एक्चुअली एम करता है इन इक्वालिटीज को रिड्यूस करने में। हमारे हिंदुस्तान में जो अमीरों और गरीबों के बीच का जो डिफरेंस है, इनइक्वालिटीज हैं, इसको रिड्यूस करता है कुछ हद तक वेल्थ टैक्स। मैं ये नहीं कह सकती पूरी तरीके से रिमूव कर देगा, नहीं, कुछ हद तक इसी एम से ये लाया गया था। ये किसके ऊपर लगाया जाता है? तो ध्यान से देखिए, ये इंपोज किया जाता है नेट वेल्थ ऑफ सुपर रिच इंडिविजुअल, कंपनीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, सुपर रिच इंडिविजुअल है, कंपनीज है, इनकी जो नेट वर्थ है, इस नेट वर्थ पर लगाए गए टैक्स को हम क्या कहेंगे? वेल्थ टैक्स कहेंगे। ठीक है, वेल्थ टैक्स हमारे इंडिया में फिलहाल नहीं है, अबॉलिश कर दिया गया है वेल्थ टैक्स, क्योंकि वेल्थ टैक्स हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया था? हमारे इंडिया में 1953 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था वेल्थ टैक्स भी, लेकिन फाइनली इट हैज बीन अबॉलिश्ड। कब अबॉलिश किया गया? ये 1 अप्रैल 2016 से अबॉलिश कर दिया गया, और इसको अनाउंस किया था उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने। अरुण जेटली ने बजट को प्रेजेंट किया था, और उस बजट को प्रेजेंट करने के समय पर उन्होंने ये कहा था कि विद रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 वेल्थ टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड। ठीक है, तो फिलहाल हमारे इंडिया में वेल्थ टैक्स नहीं लग रहा है। डन, यहाँ तक समझ में आ गया सारे के सारे स्टूडेंट्स को? तो ये हमारे लिए क्या था? ये हमारे लिए वेल्थ टैक्स था। तो आज के क्लास में हमने क्या किया गाइस? आज के क्लास में हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्सेस को इन डिटेल। एंड डायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस में मैंने आपको बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पर पढ़ाए थे, ठीक है, जिसमें टैक्सेस ऑन वेल्थ एंड कैपिटल में 3 टैक्सेस हमने पढ़े, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एस्टेट ड्यूटी। एक हमने पढ़ा इनकम टैक्स और एक हमने पढ़ा कॉर्पोरेट टैक्स। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे एंड हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। टिल देन कीप imbibing, we believe in you. Keep imbibing. We believe in you.